बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता और अवकलनीयता की विविध एक्सरसाइज। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 21 को। दो क्वेश्चंस बचेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 और जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर 15, उसके लिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर। तो अगर आप यहाँ तक बने हैं तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि उस लेक्चर में वो जो दो क्वेश्चन है उनमें से कोई भी एक 6 नंबर के लिए जरूर आएगा। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में कुछ नया नहीं है, छोटा सा लेक्चर होने वाला है, बस एक या दो चीजें सीखने को आपको मिलेगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का पहला 17वां क्वेश्चन, इस बार x का और y का, फिर से वही 5.6 एक्सरसाइज, दो अलग अलग अचर के समीकरण दे रखे हैं। बस कंडीशन क्या है, d2y पे dx² यानी द्वितीय कोटि का अवकलज आपसे पूछा गया है। करने का तरीका x है dx/dt, क्योंकि t के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट t दिखाई दे रहा है, तो dx/dt यहाँ से करेंगे dy/dt, देन dy/dt को dx/dt से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और फिर जो भी आएगा उसका दोबारा से अवकलन कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, cos t का अवकलन हो जाएगा -sin t, यहाँ t ऐसे ही sin t का cos t प्लस cos sin t ऐसे ही t का वर्ग। ठीक है, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। तो ये सूत्रों का इसमें प्रयोग होने वाला है। इन दी एंड आपको इस क्वेश्चन के लिए, हाँ, एक बार जब आप यहाँ d2y पे dx² निकालोगे इस क्वेश्चन में, तो आपको एक पद ऐसा दिखाई देगा dt/dx। ठीक है, उस चीज से डरना मत, जब भी ऐसा पद आएगा तो जो यहाँ पे आपने निकाला होगा ना dx/dt, इसका मान पलट करके लिख देना, वही हो जाएगा dt/dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बहुत उम्मीदों के साथ आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ या खुद से करने के लिए दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीदें नहीं तोड़ेंगे और इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है कमेंट कर दीजिएगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अगर f(x) का मान mod of x³ है तो क्या f"(x) संभव है, और अगर संभव है तो ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है भाई, डबल डैश का मतलब दो बार अवकलन। एक बार अवकलन करोगे f'(x), अवकलन की प्रॉपर्टी पावर आ गया कि पावर में से एक कम, तो ये हो गया इसका एक बार अवकलन। दूसरी बार अवकलन करेंगे, ठीक है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दो, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करोगे तो f'(x), इस बार फिर से पावर आके जाएगी, तो 3 दूनी 6, mod of x पावर 2 में से कम हो गया, तो डबल डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, 6 mod of x। तो ये आ गया जी डबल डैश ऑफ mod x। भाई ये तो संभव है, डबल डैश ऑफ x संभव है भाई, यहाँ दो बार संभव है। अब चाहो तो इसका ट्रिपल डैश निकाल सकते हो, एक बार और अवकलन हो सकता है, क्योंकि x है, x का अवकलन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखने लायक है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि sin a + b का सूत्र होता है sin a cos b + cos a sin b, आप जानते हैं। इस सूत्र का आपको अवकलन करना है और उस अवकलन की सहायता से कोस का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा है और बनने लायक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है। आइए देखते हैं। देखो ये हमारे पास समीकरण है, ठीक है, हम इस समीकरण का बेसिकली क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अब देखो ये मत पूछना किसके सापेक्ष कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना तो ए पता ना बी पता, तो ना हम, देखो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ना तो आप ए के सापेक्ष कर सकते हो ना बी के सापेक्ष कर सकते हो। क्यों, क्योंकि भाई ए भी इन दी एंड कौन है और बी भी इन दी एंड कौन है, हमें नहीं पता क्या है। तो हम सीधे एक लाइन लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर, अब हमने ध्यान से देखना मेरी लाइन को, मैं जब भी अवकलन की लाइन लिखता हूँ तो मैं बोलता हूँ आपसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे मैंने यहाँ कहा t के सापेक्ष होगा, इसमें भी t के सापेक्ष होगा, यहाँ मैंने किसी के सापेक्ष नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ अवकलन करा है। क्या हो जाएगा अवकलन, sin a + b, इसको a + b छोड़ो, खाली साइन है, साइन का अवकलन क्या होता है, आपका जवाब होगा जी कोस होता है, तो कोस a + b। लेकिन इस a + b का दोबारा से होगा, ठीक है, क्योंकि हम किसी के सापेक्ष तो कर नहीं रहे हैं, तो a + b का दोबारा से होगा। चलो एक काम कर लेते हैं, x के सापेक्ष कर लेते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष कर लेते हैं। चलो ठीक है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष कर लेते हैं। हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, हम मान ही नहीं रहे क्योंकि हमें x दे नहीं रखा, तो हम x के सापेक्ष कर लेते हैं। ठीक है, तो a का भी होगा b का भी होगा, तो dA/dx और प्लस dB/dx। अब इस लाइन को गौर फरमाना, हमें नहीं पता है कि a और b क्या है, इसलिए ना हमने a के सापेक्ष किया ना हमने b के सापेक्ष किया। पहले तो हम सोच रहे थे किसी के सापेक्ष ना करें, फिर हमने सोचा कि चलिए x के सापेक्ष ही कर लेते हैं, क्योंकि हम सब जगह x का ही कर रहे हैं, तो हमने साइन का कर दिया कोस, लेकिन ये x नहीं था तो दोबारा से इसका अवकलन हो गया। ठीक है, बराबर। यहाँ पे आइए, दो पद गुणा में है, पहला पद ऐसे ही sin a ऐसे ही, दूसरे पद यानी कोस b का डिफरेंशिएशन, कोस b का क्या हो जाएगा, माइनस के sin b और b का दोबारा से dB/dx, पहला ऐसे दूसरे का अवकलन, फिर लगाओ प्लस, दूसरा ऐसे ही, दूसरा बोले तो कोस भी ऐसे ही, पहले का अवकलन साइन ए का अवकलन क्या हो जाता है, साइन ए का अवकलन हो जाएगा कोस ए, लेकिन ये ए था इसीलिए फिर से dA/dx। पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले की बात कर लेते हैं प्लस,
पहला ऐसे ही इस बार यानी कि कोस ए ऐसे ही, दूसरा साइन बी का अपकलन। साइन बी का अपकलन क्या हो जाएगा आपका जवाब कोस बी, लेकिन ये बी है तो इसका फिर से डी बी पे डी एक्स और प्लस दूसरा ऐसे ही यानी साइन बी ऐसे ही पहले का अपकलन कोस एक्स का अपकलन माइनस के साइन ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है जी। अब इसको अच्छे से यहाँ देखो क्या क्या आ गया, यहाँ से कोस ए प्लस बी आया और साथ ही साथ ए अपॉन एक्स और प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, ये दो चीज़ें आ गई बराबर बराबर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, माइनस है तो इसको ऐसे करके लिख दें, माइनस हो गया जी पहला पद साइन ए इंटू साइन बी और किसका आया मल्टीप्लाई में डी बी अपॉन डी एक्स आया इसके मल्टीप्लाई में, प्लस यहाँ से क्या आया कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी और मल्टीप्लाई में क्या आया डी ए अपॉन डी एक्स आया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं प्लस। अच्छा देखो ध्यान देना कोस ए कोस बी, ध्यान देना ध्यान देना। चलो नेक्स्ट लाइन में करा दूँ, ये यहीं पे कर लोगे समझ जाओगे हैं। चलो छोड़ो एक लाइन और बढ़ा ही लेते हैं, जब हमने ऊपर की लाइन लिखी दी है तो लिख ही लेते हैं कोस ए कोस बी डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इसको अच्छे से लिखें तो ये आएगा अपना माइनस के साइन ए साइन बी और डी ए अपॉन डी एक्स। यही तो है भाई, हमने क्या कर दिया प्लस माइनस चेंज करके सेम करके लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात ये है बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला पद ये दिखाई दे रहा है आपको माइनस के साइन ए साइन बी, माइनस के साइन ए साइन बी, ठीक है हैं, इन दोनों ही पदों में अगर मैं कहूँ साइन ए साइन बी कॉमन ले लो, हैं कॉमन ले सकते हो या सब कुछ छोड़ो यार। आप एक काम करो मेरी बात सुनो, आप एक काम कर लेते हैं, कर ही लेते हैं यार क्या करना है। ठीक है, इन दोनों में से माइनस के साइन ए साइन बी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो माइनस के साइन ए साइन बी हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा डी बी अपॉन डी एक्स और माइनस के साइन ए साइन बी कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस डी ए अपॉन डी एक्स, ये बच गया है जी, बच गया। ऐसे ही इन दोनों में से अपना कोस ए कोस बी कॉमन आ जाएगा, प्लस कोस ए कोस बी कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया, यहाँ से भी बच गया अपना डी बी अपॉन डी एक्स और प्लस डी ए अपॉन डी एक्स। अरे बोलो भाई हाँ कॉमन हो सकता है। अब देखो ये दो पद दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, ये पहला पद और ये दूसरा पद, और उन दोनों ही पदों में डी ए बाई डी एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। अब चूंकि आगे को अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो जगह मेरे पास कम है, लेकिन आप इतना समझ जाओ कि ये बराबर में किसके चल रहा है, तो ये बराबर में चल रहा है कोज ए प्लस बी और ब्रैकेट डी ए अपॉन डी एक्स और प्लस डी बी अपॉन डी एक्स के, है जी, इसी के बराबर चल रहा है। अब अगली लाइन क्या होगी, दो ये पद हैं, ये पहला पद माइनस वाला और ये दूसरा पद प्लस वाला, दोनों पदों में डी ए बाई डी एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको बाहर ले लेंगे। अब बाहर ले लेंगे, इधर भी डी ए बाई डी एक्स है, तो मैं डायरेक्टली ना समझ जाऊँ कि आप इसको समझ जाओ कि ये कट गया आपस में, कट गया। अब कट गया तो क्या बचा यहाँ से, तो यहाँ से बचा कोज ए प्लस बी, ठीक है जी। यहाँ से क्या बचा, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, क्या बचा कोज ए कोज बी, दूसरा माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं माइनस साइन ए साइन बी। और आपको ध्यान से अगर देखोगे तो यही तो यार कोज ए प्लस बी का सूत्र होता है नहीं होता है भाई, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कोज ए साइन बी, और कोज ए प्लस बी का होता है कोज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमने साइन वाले का अपकरण करके कोस वाला सूत्र प्राप्त कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखना, है तो एक लाइन का लेकिन है इंपॉर्टेंट। कह रहा है क्या कोई ऐसा फलन अस्तित्व हो सकता है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो परंतु अवकल्य ना हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, क्या क्या हो सकते हैं, संभव फलन लिख लेते हैं, संभव फलन। देखो पहला फलन मोड ऑफ एक्स सतत होगा, क्योंकि अगर मैं मोड ऑफ एक्स की ग्राफ की बात करूं मेरा पेन कहीं नहीं उठेगा, ये है मोड ऑफ एक्स का ग्राफ, ऐसे आओगे ऐसे चले जाओगे, ठीक है। माइनस रखोगे तो भी प्लस आएगा, प्लस रखोगे तो भी प्लस ही आएगा। तो मोड ऑफ एक्स का ग्राफ हमेशा सतत है, यानी कि ये एक ऐसा फलन है जो कि सदैव सतत होगा। साथ में इसके चाहो तो आप मोड ऑफ एक्स माइनस 1, मोड ऑफ एक्स माइनस 2, लेकिन उसने दो फलन की बात चली है तो इसलिए एक मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ एक्स माइनस 1। अब अपकरण की बात कर लेते हैं, तो ये सदैव सतत हैं, ये फलन ऐसे हैं जो सदैव सतत हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्स, मोड ऑफ एक्स कभी भी x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, मोड ऑफ एक्स x बराबर 0 पर एंड मोड ऑफ x माइनस 1 x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। नहीं क्यों, क्योंकि भैया अगर इसमें 0 रख दोगे तो ये खत्म हो जाएगा और अगर इसमें 1 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों फलन ऐसे हैं जो कि संभव तो हैं, सतत तो हैं, हर एक जगह सतत हैं, परंतु
0 और 1 पर ये लोग अवकलनीय नहीं होंगे। आइए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है। बाई बराबर ये एक आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म दे रखी है, सारणी दे रखा है, सिद्ध करके दिखाइए dy पे dx कितना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूं और मैं कहूं कि समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy पे dx। अब सीधी सीधी बात है, यहाँ भी सबका अवकलन होगा f डैश x। अब जब अवकलन उसका होगा जिसमें x आएगा, है ना, सीधी सीधी बात है। तो ना l का, ना m का, ना n का, ना a का, ना b का, ना c का, इनका तो अवकलन होने का चांस ही खत्म, क्योंकि x है ही नहीं। x किस किस में है, fx, gx और hx। इनके अवकलन क्या होता है, fx का पहला अवकलन क्या होता है, f डैश x। ऐसे ही g का क्या हो जाएगा, g डैश x। h का क्या हो जाएगा, h डैश x। खत्म, यही आपको प्रूफ करके दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आज हम कर लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक। अभी देखो चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ना ही एक्सरसाइज खत्म हुई है। एक्सरसाइज के 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन नंबर 22। तो उन दोनों को देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आई है चीजें, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए क्रैक स्टडीज को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर मैं बार बार बोल रहा हूँ, शुरू से बोला है इस लेक्चर की कि लास्ट का जो लेक्चर होने वाला है, जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही सवाल कराऊंगा। लेक्चर मैक्सिमम 15 से 18 मिनट का जाएगा, लेकिन वो दोनों के दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक बोर्ड में आएगा ही आएगा। लिख के लेने ना, मार्क माय वर्ड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।